साथियों, सरकार को जागृति का डर लगने के कारण यहाँ जामर लगाकर इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी है। इसका मैं जाहिर धिक्कार करता हूँ। आज का 205वां कोरेगांव भीमा लड़ाई का जो विजय दिन है, यह दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह भोसले महाराज को आज हम लोगों ने समर्पित किया है। प्रताप सिंह भोसले महाराज एक ऐसे व्यक्ति है जिनके बारे में महाराष्ट्र में कभी चर्चा ही नहीं होती है। या मान लो कि प्रताप सिंह महाराज के ऊपर ब्राह्मणों ने एक ढंग से नाम लेने के लिए पाबंदी ही डाली हो। साथियों, प्रताप सिंह भोसले महाराज को आज की अभिवादन सभा में विषय बनाने का मकसद क्या है? जो 500 लोग 1 जनवरी 1818 को लड़े, उसमें एक मराठा आदमी था, मालवतकर, जमादार मालवतकर, और वो जख्मी हुआ था। तो उसे उस स्तंभ बनाने के बाद उस मराठा आदमी को केयर टेकर के तौर पर नियुक्त किया था। जब भिड़े एक बोटे ने 200 साल के उपलक्ष्य में यहाँ पर फसाद किया और उसके संबंध में कोरेगांव भीमा जांच आयोग के सामने भिड़े एक बोटे नंगा होना शुरू हुआ, तो आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मणों ने जिसको केयर टेकर के तौर पर कोरेगांव भीमा के स्तंभ के पास में रुकाया, जमीन दिया, उसके विद्यमान वंशज जो अपने आप को वकील कहते हैं, एक नौजवान मालवतकर को भिड़े एक बोटे के द्वारा एक किताब लिखी गई जो मेरे पढ़ने में आई, जो पिछले साल प्रकाशित की गई थी। और दुखद बात यह है कि वो भोसला घराने की जो नागपुर की गादी थी, वहां के विद्यमान नागपुर के भोसला घराने के वंशज के हाथों से उसको प्रकाशित किया गया था। साथियों, उस किताब में एक बात लिखी गई, एक झूठ लिखा गया, और झूठ ये लिखा गया कि 1 जनवरी 1818 को जब युद्ध हो रहा था, तब बाजीराव यहाँ पर मौजूद था। 28,000 की फौज को लेकर यहाँ मौजूद था और 500 लोग उस युद्ध को लड़ रहे थे। तब बाजीराव के साथ सतारा का राजा प्रताप सिंह भोसले महाराज मौजूद थे, ऐसा उस किताब में लिखा गया। ये सबसे बड़ा झूठ है, और ये झूठ आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मण लोग मराठा लोगों को उकसाने के लिए कि अगर 1818 की लड़ाई हुई तो उस लड़ाई का नेतृत्व बाजीराव की बजाय छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज प्रताप सिंह भोसले कर रहे थे। अगर प्रताप सिंह भोसले महाराज इस लड़ाई में मौजूद थे तो उन 500 लोगों ने प्रताप सिंह भोसले महाराज को हराया। ये विचार आरएसएस बीजेपी के लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, मगर सच्चाई कुछ और है।
और सच्चाई ढूंढने के बाद पता चला कि प्रताप सिंह भोसले महाराज 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरेगांव के तट पर बाजीराव के साथ मौजूद नहीं थे। फिर सवाल खड़ा होता है कि तब प्रताप सिंह भोसले महाराज कहाँ थे? तो प्रताप सिंह भोसले महाराज को इस दूसरे बाजीराव पेशवे ने कैद करके रखा था। केवल प्रताप सिंह भोसले महाराज को ही केवल कैद करके नहीं रखा, बल्कि उनकी माताजी को और उनके समस्त परिवार को कैद करके रखा था। ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो गई है। इसलिए हमने इसको विषय बनाया कि प्रताप सिंह भोसले महाराज को जिन पेशवा बाजीराव ने कैद करके रखा था, उनका ऐतिहासिक दिन है। आज मराठा लोग जो आरएसएस बीजेपी के बहकाव में आकर, भिड़े एक बोटे के बहकाव में आकर संभाजी महाराज का भी इतिहास को नहीं समझ सके, आज प्रताप सिंह भोसले महाराज का इतिहास अगर उन्होंने नहीं समझा तो वो ब्राह्मणों के हाथ के खिलौने बन सकते हैं। उनको इतिहास जानना होगा और समझना होगा। इसीलिए इसको हम चर्चा का मुद्दा बना रहे हैं कि 1 जनवरी 1818 को युद्ध हुआ, 500 लोगों ने बाजीराव की फौज को काट डाला, हरा दिया। इसका रिजल्ट ये निकला कि सतारा का राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का वारिस प्रताप सिंह भोसले महाराज को उसका फायदा हुआ। 1 जनवरी की लड़ाई का फायदा सतारा के राजा को हुआ और सतारा का राजा अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज प्रताप सिंह भोसले महाराज बाजीराव के कैद से आजाद हुआ और सतारा का राजा बना। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजगद्दी का वारिस बना। ये ऐतिहासिक बात हमारे जानकारी में आई। इस संदर्भ में हम इस लड़ाई को देखना चाहते हैं। साथियों, अंग्रेज लोग महाराष्ट्र में कैसे आए? अंग्रेज लोगों को महाराष्ट्र में किसने निमंत्रण दिया, किसने न्योता दिया? जानकारी लेने के बाद पता चला कि बाजीराव पेशवा का जो बाप है रघुनाथ राव पेशवा, इस रघुनाथ राव पेशवा ने सन 1881 में लंदन में 2 व्यक्तियों को भेजा था 6-6 महीने के लिए और अंग्रेजों से मीटिंग करके आप महाराष्ट्र में आइए, हम ब्राह्मण लोग आपको मदद करते हैं। रघुनाथ राव पेशवा ने हनुमंतराव नामक एक ब्राह्मण को और उसका एक साथी पारसी आदमी था मनियार, इन 2 लोगों को 1781 में लंदन में 6 महीने के लिए भेजा और वहां वे रहे। ब्रिटिश लोगों को ब्राह्मणों के रहन सहन के बारे में जानकारी नहीं थी। 6 माह रहने के बाद ये हनुमंतराव ब्राह्मण और उसका साथी मनियार जब पुनः वापस लौटे तो रघुनाथ राव पेशवा को अंग्रेज लोगों ने लेटर में लिखा कि आप लोगों का रहन सहन कैसा है, आपके रीति रिवाज कैसे है, आप ब्राह्मण लोग भविष्य में अगर लंदन में आएंगे तो आप हमें पूर्व में कल्पना दीजिए, क्योंकि आप लोगों के रहन सहन आम लोगों की तरह नहीं है और हमारी तरफ से आपका आतिथ्य उचित होना चाहिए। ये रघुनाथ राव पेशवा को खत लिखा गया। रघुनाथ राव पेशवा ने न्योता दिया और रघुनाथ राव पेशवा ही है
जिसने छत्रपति के घराने को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र में अंग्रेजों को बुलाया। ये हिस्टोरिकल जानकारी हमारे नोटिस में आई। साथियों, मराठा लोगों को ये जानना और समझना जरूरी है कि यही वो नाना फडणवीस था जो रघुनाथ राव पेशवा का विरोधी था। वो नहीं चाहता था कि रघुनाथ राव पेशवा बने, मगर रघुनाथ राव पेशवा ने एक पेशवा ब्राह्मण को मार दिया और बाद में स्वीकार भी किया कि उसने उसकी हत्या की। तो रघुनाथ राव को प्रायश्चित के तौर पर नासिक में त्र्यंबकेश्वर में रखा था और वहां से बैठकर उसने नाना को कन्विंस किया, नाना यानी नाना फडणवीस को, और नाना फडणवीस का जिसके साथ जम नहीं रहा था उसके साथ उसको जमाना पड़ा, क्योंकि नाना को लगने लगा कहीं अगला मैं तो नहीं हूं मरने वाला। तो नाना फडणवीस रघुनाथ पेशवा के दबाव में आया और सन 1796 में बाजीराव पेशवा पद का हकदार बना। तो मराठा लोगों को जानना समझना जरूरी है कि ये नाना फडणवीस कितना दुष्ट आदमी है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक गैजेटियर है, पुणे विभाग का, खंड नंबर 14, भाग नंबर 3 और पेज नंबर 249। ये गैजेटियर 1885 में प्रकाशित हुआ। इस गैजेटियर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र आया है और इस बारे में मराठा लोगों को छोड़ो, मराठा विद्वानों को तक मालूम नहीं है। इस गैजेटियर में एक बात का जिक्र आया कि नाना फडणवीस शिवाजी महाराज जहां पैदा हुए उस जुन्नर गुफा की ओर चले गए। उसने देखा कि आप बुद्ध गुफाएं हैं और उसके ऊपर वो कब्जा करना चाहता था। इसलिए जुन्नर गुफा जहां शिवाजी महाराज पैदा हुए उसके नीचे उसने एक बुरुज बनाने की, एक गढ़ी बनाने की योजना बनाई, मगर वहां के जुन्नर के आसपास के गांव वालों को इकट्ठा करके नाना फडणवीस ने ये कहा कि रात में मुझे एक देवता ख्वाब में आई और उसने मुझे बताया ये तू जो यहाँ बिल्डिंग बना रहा है या बुरुज बना रहा है ये तब तक काम सफल नहीं होगा जब तक इसके नीचे किसी मराठा दाम्पत्य को दाबकर इसके ऊपर तुम बिल्डिंग खड़ा नहीं करोगे तब तक ये बिल्डिंग खड़ा नहीं हो सकती। तो उसने उन लोगों को अपील किया, कोई आदमी तैयार नहीं हो रहा था। तो जुन्नर गांव के आसपास एक मराठा व्यक्ति तैयार हुआ और उस मराठा व्यक्ति ने अपने प्रिय पुत्र और अपनी बहू जो अभी अभी शादी हुई है, अपने प्रिय पुत्र और अपनी बहू को बलि चढ़ाने के लिए राजी हुआ और नाना फडणवीस ने उस व्यक्ति को, उस बाप को, मराठा व्यक्ति को वहां पर जो गांव था बगल में, उस लोहवाड़ी नामक गांव था, उस लोहवाड़ी गांव का उसको पुलिस पाटिल बनाया। यानी कितने क्रूर थे। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा, मुगलों के दस्तावेजों में पढ़ा कि अछूत लोगों की बलि दी जाती थी, मगर पेशवा ब्राह्मण नाना फडणवीस मराठाओं का बलि दे रहा है। और आज वही जुन्नर गुफा में एक गुफा को गणपति का अष्टविनायक मंदिर कहकर पूजा की जा रही है, वो नाना फडणवीस के कारण है, जो मूलतः बौद्ध स्तूप है। साथियों, एक जानकारी ये मिली कि मराठा लोगों के बारे में ब्राह्मण लोग क्या राय रखते थे।
मराठा लोगों के बारे में क्या राय रखते थे, इसके संदर्भ में 1 जनवरी 1818 का युद्ध खत्म होने के बाद जो इस युद्ध का मास्टरमाइंड था एल्फिस्टन ने सातारा के अंदर ग्रैंडअप नामक व्यक्ति को रखा जो राजा का मुख्य सलाहकार था। ग्रैंडअप को एल्फिस्टन ने पूछा, पूना की तो हमको जानकारी मिल गई है, मगर सातारा के अंदर क्या चर्चा हो रही है? पेशवा ब्राह्मणों का राज खत्म हुआ है, तो मराठा लोगों में क्या चर्चा हो रही है? तो ग्रैंडअप ने 23 मार्च 1819 में ये लिखकर भेजा कि सातारा के अंदर जो ब्राह्मण लोग हैं, ये ब्राह्मण लोग मराठा लोगों को बंदर से ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। ग्रैंडअप एक बड़ा इतिहासकार माना जाता है, उसने लिखा कि सातारा के अंदर ब्राह्मण लोग मराठाओं को बंदर से ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, और जो विद्वान और शुद्ध ब्राह्मण हैं वो पूछते हैं कि शाहू राजा एक सातारा में शिवाजी महाराज का ऐसा राजा हुआ, उसको मालूम था, ब्राह्मण बोलते हैं, उसको मालूम था कि मेरी खानदान में, भोसला की खानदान में कोई लायक राजा पैदा नहीं हो सकता, इसलिए शाहू राजा ने पेशवा ब्राह्मणों को सारे अधिकार दिए हैं। ऐसा आम पब्लिक में ब्राह्मण खुलेआम बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि जो राजा अब वर्तमान में है प्रताप सिंह भोसले महाराज, इसके अंदर कोई कुवत और क्षमता नहीं है। साथियों, ये 1819 की बात है। ब्राह्मण छत्रपति घरानों के संदर्भ में ये कहते हैं कि हम उनको बंदर से ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, मगर 1834 में लॉर्डविक नामक जो अंग्रेज अधिकारी था और अंग्रेजों के साथ प्रताप सिंह भोसले महाराज का विवाद शुरू हो गया था, उसकी जांच करने के लिए लॉर्डविक महोदय जब प्रताप सिंह भोसले महाराज को मिले तो प्रताप सिंह भोसले महाराज ने कबूल किया कि मेरे पुरखों से ये गलती हुई है, मेरे पुरखों ने पेशवा ब्राह्मणों को ज्यादा ही महत्व दिया, इतना ज्यादा महत्व पेशवा ब्राह्मणों को नहीं देना चाहिए था, और उसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता है। और राजा को सत्ता व्यवस्था, न्यायपालिका, मिलिट्री, ये सारे अधिकार अपने पास रखने चाहिए थे, और मेरे पुरखों ने ये सारे अधिकार पूना में बैठे हुए पेशवा ब्राह्मणों को दिए हैं। मैं इस गलती को स्वीकार करता हूं। साथियों, पेशवा ब्राह्मण लोग कितने षड्यंत्रकारी ब्राह्मण थे, इसके संदर्भ में जानकारी लेने के बाद हम आते हैं 1817 में क्या हुआ। 1817 एंड में, नवंबर दिसंबर में ब्रिटिश लोगों ने सातारा में जाकर जो राजा का महल है और जो गढ़ है जिसको अजिंक्य तारा बोलते हैं, उस अजिंक्य तारा पर भगवा ध्वज लहराया और सातारा के अंदर ये वार्ता फैलाई कि हम लोग आपके राजा को बाजीराव के कैद से आजाद करेंगे और सारे अधिकार आपके राजा को देंगे। पूना में बैठा हुआ ब्राह्मण फैसला नहीं करेगा, बल्कि आपका राजा फैसला करेगा। साथियों, अंग्रेज लोगों ने एक योजना बनाई कि नाम मात्र राजा को रखा है और सर्व अधिकार पेशवा ब्राह्मण के पास है। अगर पेशवा ब्राह्मण के अधिकार को खत्म कर दिया जाए और राजा को पूर्ण अधिकार दिया जाए तो कैसा रहेगा?
मगर राजा को अधिकार तब दे सकते हैं जब राजा बाजीराव के कैद से आजाद हो सकता है। साथियों, राजा कैद में था, वासोटा नामक किला में उसको कैद करके रखा था, और 1 जनवरी को जो यहाँ पर युद्ध हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि प्रताप सिंह भोसले महाराज यह बाजीराव के कैद से आजाद हो गए। अगर ये लड़ाई उन 500 लोगों को हमारे राजा को आजाद करने के लिए प्रेरणा दे रही थी, तो इस लड़ाई को राष्ट्रद्रोह कैसे कहा जा सकता है, जिस लड़ाई का मूल मकसद ही छत्रपति शिवाजी महाराज के संतान को इन हैवान जंगली पेशवा ब्राह्मणों से आजाद कराना, अगर ये मकसद है तो उस लड़ाई को आज आरएसएस, भिड़े एक बोटे, फडणवीस, मोहन भागवत के लोग इस लड़ाई को देशद्रोह कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण लोग छत्रपति के वारिस के साथ जो धोखेबाजी की, इसके ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं और हम ये पर्दा उठाना चाहते हैं। साथियों, छत्रपति प्रताप सिंह भोसले महाराज 1 जनवरी 1818 के जंग के कारण आजाद हुए। आजाद होने के बाद अंग्रेज लोगों ने उसको राजा और सम्राट घोषित किया, उसको जहांगीर बनाया और उसको स्वतंत्र राजवट दी गई। राजा ने अंग्रेजों के साथ तहनामा किया, करार किया, और करार करके राजा को संपूर्ण अधिकार दिए गए और राजा सातारा के राजगद्दी पर बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से राज चलाना शुरू कर दिया। इधर क्या हुआ, 1 जनवरी को पेशवा ब्राह्मण हार तो गए, मगर बाजीराव पेशवा कुत्ते की तरह भाग रहा था। बाजीराव शूरवीर नहीं था, शूरवीर होता तो 1 जनवरी में खड़ा होता और अपनी ताकत को आजमाता, मगर वो यहाँ खड़ा नहीं था। बापू गोखले जो उसका सेनापति ब्राह्मण था, उसके हवाले फौज रखी और 3000 सैन्य को लेकर वो जेजूरी और सोलापुर और कई एरिया में भाग गया और बाद में वो नागपुर के राजा के भोसले घराने की एक राजगद्दी थी नागपुर में, वहां गया। इसलिए नागपुर के भोसला राजगद्दी को रद्द घोषित कर दिया गया, क्योंकि वो बाजीराव के समर्थन में खड़े हो गए थे। साथियों, बाद में बाजीराव पेशवा ने माफीनामा लिखा और माफीनामा में कबूल किया कि आप मेरे माए बाप हैं और आपको ही मैं माए बाप बनकर आपके अधीन रहकर राज करूंगा। यही वो बाजीराव पेशवा था जिसने 1796 में पेशवा पद जब लिया तो सतारा के राजा ने नाना फडणवीस को पूछा था, जिसको पेशवा बना रहे हो उसके अंदर न्यायिक चरित्र है क्या, उसके अंदर व्यवहार कुशलता है, उसके अंदर कुछ समझदारी है, निरपेक्ष बुद्धि है। तब नाना फडणवीस ने झूठ में कहता है और इसी बाजीराव ने उसी साल खत लिखकर कहा था कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के गद्दी के साथ ईमानदार रहूंगा और महाराज की चरण की जो धूल है उसमें रहने का मुझे सौभाग्य आपने दिया है, मैं इस स्वराज्य के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। यानी एक तरफ कह रहा था कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के साथ धोखेबाजी नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ बाजीराव ने माफी मांगकर पूना से विठूर होना मान्य किया। विठूर कानपुर में एक इलाका है। ब्राह्मणों की मान्यता है कि जब सीता वनवास में गई थी और राम ने सीता के ऊपर शंका जताई थी, तो वाल्मीकि का आश्रम जिस जगह पर था, ब्राह्मणों की मान्यता थी
वो कानपुर का विठूर इलाका है, तो ब्राह्मणों को, अंग्रेजों को मालूम था, तो अंग्रेजों ने उसको उधर भेजा जहां वाल्मीकि की कथा याद दिलाई जाती थी, और वो पेंशनर के तौर पर उधर गया, पेंशनर के तौर पर उधर गया, और यहाँ 17 में राजा राजा बन गया। और ये 1 जनवरी के लड़ाई का नतीजा है। राजा को आजाद करने के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी, और ये प्रेरणा थी, इसलिए उन्होंने किया। साथियों, राजा राजा बनने के बाद उसने 17 जिले का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद 10,000 लोगों का सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद उसको पता चला कि 40 विद्यालय है, 40 पाठशालाएं हैं, और वो केवल ब्राह्मणों की है। शूद्र लोगों के लिए, मराठा लोगों के लिए 17 में एक भी पाठशाला नहीं है। तो प्रताप सिंह भोसले महाराज ने अपने राजमहल को पाठशाला बनाया, और पाठशाला बनाकर आम लोगों के लिए स्कूल बनाकर ओपन कर दिया। 1832 में इसी राजा ने लड़कियों के लिए तक पाठशाला खोली। इतिहास भी बदला लेता है। इतिहास में ये बदला लिया गया, जिस महल को राजा ने पाठशाला बनाया, उस महल में सूबेदार रामजी बाबा के लड़के भीमराव अंबेडकर उसी स्कूल में एडमिशन लिया, उसी स्कूल में पढ़े, और इतिहास में छत्रपति का अपमान करने वालों का बदला भारत के संविधान के द्वारा लिया। क्योंकि सूबेदार रामजी बाबा को मिलिट्री में जाने का अवसर 1 जनवरी के जंग से ही मिला। अछूतों को मिलिट्री में जाने का अधिकार इसी लड़ाई के कारण मिला। साथियों, जब राजा राजा बन गया, उसने नहर बनाई, उसने रास्ते बनाए। अंग्रेज लोग कहते थे ये सिविल इंजीनियर से भी बड़ा इंजीनियर है। उसने कैनाल बनाए, और अपने नगर को एक सुंदर नगर में तब्दील किया। उसको याद था, राजा का ये प्रण था, राजा का ये ख्वाब था कि मेरे पुरखों को इन ब्राह्मणों ने कम समय में मारा है, शायद कल मुझे वो मार सकते हैं। राजा को ये वो दिन याद थे कि जब वो छोटे थे, तब प्रताप सिंह भोसले महाराज को ब्राह्मण लोग ट्रेनिंग देते थे। केवल घुड़सवारी का ट्रेनिंग देते थे, तीर कमान का ट्रेनिंग देते थे, धनुष्य चलाने का ट्रेनिंग देते थे। और उनकी माता ये देखती थी कि ब्राह्मण उनको पढ़ाई लिखाई का ट्रेनिंग नहीं देते हैं। जब वो फ्री होते थे तो रात के 2 और 3 बजे महारानी अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठती थी, और प्रताप सिंह महाराज को पढ़ना लिखना सिखाती थी। राजा को इस बात का गर्व था कि उसकी माता ने उसको पढ़ाया, और राजा को ऐसा लग रहा था कि भविष्य में ब्राह्मण लोगों को मेरे राज दरबार से मैं खदेड़ दूं, और सभी मराठा लोगों को, शूद्र लोगों को मेरे राज दरबार में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर लूं। इसलिए राजा ने शिक्षा का आंदोलन शुरू किया। साथियों, 1 जनवरी 1818 की वजह से 17 में राजा राजा बन गया, और लगभग 17 साल राज किया, और यशस्वी राज किया। अंग्रेज लोग उसके ऊपर इतना खुश हुए कि जो ब्रिटिश सरकार की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके अंदर जो मालिक थे, 26 मालिक थे, उन्होंने अपने हस्ताक्षर से राजा की वाहवाही की, और ये कहा भारत में जितने रियासतें हैं उसमें आप अव्वल नंबर के हो। इसलिए राजा को भेंट में तलवार दिया गया और सम्मान पत्र दिया गया। साथियों, राजा और अंग्रेज लोग मिलकर सतारा और महाराष्ट्र का कल्याण कर रहे थे, मगर राजा का इस मामले में अनबन शुरू हो गया कि राजा को कुछ बारे में, कुछ अधिकार के बारे में प्रतिबंध लगाना शुरू हो गया। राजा का ये कहना था
कि जैसा मैंने करार किया है उसके अनुसार आप लोगों ने मुझे अधिकार दिए हैं और आप लोग मुझे उस अधिकार का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मगर ब्राह्मण लोग, जिसमें सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी ब्राह्मण जिसका नाम है पंत पेशवा ब्राह्मण, बालाजी पंत पेशवा ब्राह्मण, उस प्रशासन में सातारा में था, अंग्रेजों का पेंशनर था और 25,000 रुपए पेंशन लेता था। उस बालाजी पंत नातू पेशवा ने षड्यंत्र किया और अंग्रेज अधिकारी को और बॉम्बे सरकार को भड़काने का काम किया। नतीजा क्या हुआ? राजा और बॉम्बे सरकार में झगड़ा लग गया। इसका अवसर ब्राह्मण लोगों ने लिया और राजा के ऊपर 4 बड़े इल्जाम लगा दिए गए। 1 जनवरी याद रखो, 1 जनवरी के कारण राजा बना, 17 साल राज किया, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज को छलने का काम, दुख देने का काम, यातनाएं देने का काम जिन ब्राह्मणों ने किया, उस ब्राह्मण में पेशवा ब्राह्मण था जिसका नाम है बालाजी पंत नातू पेशवा। उसका एक साथी था उंताजी और उसको मदद करने वाला एक अंग्रेज अधिकारी था जो सातारा राजा का रेसिडेंट था, कर्नल ओवंस। कर्नल ओवंस को खरीद लिया गया और राजा के खिलाफ 4 बड़े बड़े आरोप लगा दिए गए। पहले नंबर का आरोप यह लगाया कि राजा ने अंग्रेजों के 2 लोगों को फोड़ा है। वो उंताजी नामक ब्राह्मण था जो अंग्रेजे का निष्ठावान था और उसके 2 जो लोग थे उनकी जब जांच की गई लॉर्डविक और अन्य साथियों ने, तब ये कबूल किया गया उन लोगों ने कि हमको बालाजी पंत नातू पेशवा ने पैसा देकर, घूस देकर ये राजा के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया है। पहली इंक्वायरी हुई, राजा निर्दोष सिद्ध हुआ, मगर राजा को बॉम्बे सरकार ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। उसकी बात को ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने नहीं जाने दिया। उसकी केस को हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, जो लंदन में ब्रिटिश सरकार का हेडक्वार्टर है, उनका पार्लियामेंट है, वहां पर उसको नहीं जाने दिया। बाद में क्या हुआ? राजा के ऊपर दूसरे नंबर का आरोप यह लगाया कि राजा ने गोवा में रहने वाला एक पोर्तुगीज आदमी डॉन मैनुअल के साथ गुप्त मीटिंगें किए। गोवा में पोर्तुगीज लोगों का राज था। राजा जब राज्य कर रहा था तब भारत में 3 लोगों का राज था। एक मुगलों का राज था, एक अंग्रेजों का राज बढ़ रहा था और अंग्रेजों के पहले ही पोर्तुगीज लोगों का राज था। अब पोर्तुगीज लोगों का राज धीरे धीरे खत्म हो रहा था और गोवा राज तक सीमित था। तो राजा के ऊपर आरोप लगाया कि वहां जो एक अधिकारी है ब्रिटिश, वहां जो पोर्तुगीज आदमी है डॉन मैनुअल डी, इसके साथ राजा ने गुप्त मीटिंग की है और राजा ने उसके साथ सौदा किया है और इसके लिए ब्राह्मण लोगों ने वहां गोवा के अंदर 2 ब्राह्मणों के पास 2 खत पाए ऐसा प्रचार किया और वो 2 खत को 2 ब्राह्मणों ने दावा किया कि राजा पोर्तुगीज लोगों के साथ दोस्ती करके 30,000 पोर्तुगीज फौज को भारत में कभी भी बुलाने वाला है और अंग्रेजों को भारत से भगाने वाला है। ऐसे खत हमें मिले हैं। जिन लोगों के पास खत मिले वो 1 महीने पहले ही मृत हुए थे और जिन लोगों ने वो खत अपने पास है ऐसा दावा किया, उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। यानी राजा के ऊपर आरोप लगाया कि राजा अंग्रेजों की राजवट को भारत से खत्म करना चाहता है और एल्फिस्टन जो लंदन में जाकर रह रहा था, उस
उसने इस मामले में दखलंदाजी नहीं दी जो उस मामले में राजा का पक्ष ले सकता था, मगर वो ब्राह्मणों को डर के कारण उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया कि आप जो करना चाहते हैं करो। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो कर्नल ओवेंस थे उसको यह अधिकार दिया, और कर्नल ओवेंस और बालाजी पंत नाथू पेशवा ने कट किया, षड्यंत्र किया, और नतीजा क्या हुआ? राजा के खिलाफ रात को 2 बजे 2000 सैनिकों की फौज सतारा के राजमहल पर चलकर गई। गंधारी फौज राजा के महल पर चली गई, और राजा के महल में जब राजा गहरी नींद में सोया था, छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज प्रताप सिंह भोसले महाराज को अंदर घुसकर ब्राह्मण लोगों ने और ब्राह्मणों के एजेंट बने हुए अंग्रेज लोगों ने राजा को जिस अवस्था में था उस अवस्था से घसीटकर बाहर लाया। उसके शरीर पर एक सादा कपड़ा था, वो सोया हुआ था, वो निहत्था था। उसको, उसकी पत्नी को, उसके चचेरे भाई को, और उसका चचेरे भाई की जो बीवी थी वो प्रेग्नेंट थी, उसको भी घसीटकर बाहर लाया गया। और राजा को रातों रात सतारा राज्य से बनारस में भेजने का, खदेड़ने का आदेश हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करने में आपको जितना गर्व लगता है मराठा भाइयों, जरा छत्रपति शिवाजी महाराज के सच्चे वारिस के साथ क्या हुआ था जरा उधर भी जरा आग लगाओ, उधर भी देखो, उधर भी जरा देखो। साथियों, राजा को बनारस में वनवास में शिफ्ट करने का, उसको सड़ाकर मारने का काम बालाजी पंत नाथू पेशवा ने किया। इतना बड़ा षड्यंत्र किया। 1 जनवरी से खोई हुई शिवराज्य हमने हासिल किया और हमारे राजा को हमने राजा बनाया। ये 1 जनवरी का ऐतिहासिक मूल्य है। मगर 1837 में, तारीख है 5 सितंबर 1837 में, बालाजी पंत नाथू और कर्नल ओवेंस ने उस निरपराध राजा को, जिसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और उस राजा को बनारस में शिफ्ट किया, और बनारस में शिफ्ट करके सड़ाकर मार दिया। एक अंग्रेज अधिकारी उसको मिलने गया, और उस अंग्रेज अधिकारी ने राजा को कहा कि तुम्हारी जांच करने के लिए मैं आया हूं और हम तुम्हें बचा सकते हैं। तुमने जो अपराध किया है वो अपराध मुझे मान्य है। राजा ने ये पढ़कर उस करारनामा पर हस्ताक्षर नहीं किया, और राजा ने जिद लगाई, मेरी इंक्वायरी करो और उन ब्राह्मणों की भी इंक्वायरी करो, और मैं तब तक सतारा के मेरी राजधानी में पैर नहीं रखूंगा जब तक मेरे ऊपर लगा हुआ कलंक नहीं मिटाया जाता। साथियों, राजा ने छत्रपति शिवाजी महाराज का वारिस होने का सबूत दिखाया। बाजीराव की तरह सरेंडर नहीं हुआ, माफीनामा देकर पेंशनर के रूप में रहा नहीं, बल्कि राजा ने स्वाभिमान का सबूत दिखाया। साथियों, राजा जब बनारस को लेकर जा रहे थे, राजा के सामने रात को ही उसकी भाभी चिल्ला रही थी, क्योंकि वो गर्भ से थी, उसको पीड़ा हो रही थी। गाड़ी और बग्गियों में बिठाकर दौड़ा रहे थे। कई हजारों मैल दूर बनारस को उनको रातों रात लेकर जा रहे थे। उस दरमियान उनका चचेरा भाई अंग्रेज अधिकारियों को और ब्राह्मणों को हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि मेरी पत्नी, जिसके पेट में भविष्य का राजा है, उसके साथ आप ऐसा बर्ताव मत करो। साथियों, उस भाई के साथ उन ब्राह्मण और उन अंग्रेज अधिकारियों ने उसकी गर्दन तोड़ के उसको मार डाला, और उस बग्गी में राजा को अपने भाई का शव मिला। यानी कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ है सतारा के राजा के साथ, कि राजा के भाई को बीच सड़क में मार दिया गया, और
झाड़ियों में शव को फेंक दिया गया। जिस तरफ वो महिला चिल्ला रही थी उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी, तो दूसरी तरफ उसी सातारा राजधानी में फटाके बजाए जा रहे थे, ढोल ताशे नगारे बजाए जा रहे थे। और राजा का जो छोटा भाई गद्दार था अप्पा साहेब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात हाउस ऑफ कॉमन्स ने प्रकाशित किए गए रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है। साथियों, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लंदन की राजधानी, ये रिकॉर्ड हम लोगों ने लंदन से हासिल किया। अच्छा हुआ मालवतकर ने ब्राह्मणों की सुपारी लेकर अच्छा हुआ मालवतकर ने ब्राह्मणों से सुपारी लेकर झूठ बोला, तो हमारी भी जिज्ञासा बढ़ गई कि राजा 1 जनवरी में भीमा कोरेगांव में था। तो हमने जांच करने के लिए लंदन से हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा, भारत में कहते हम लोकसभा की तरह हाउस ऑफ कॉमन, और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, 2 हाउस है, वह राज्य, यहाँ की राज्यसभा, वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ये केस चला, और जिस आदमी ने केस लड़ा उस आदमी का नाम आज इस विचार मंच को है, रंगो बापूजी गुप्ते। कायस्थ आदमी लड़ा, वहां लड़ाई लड़ा जा रहा था। ब्राह्मणों ने कहा जाति बहिष्कृत करेंगे, जाकर आया तो पंक्ति भोजन में नहीं बिठाया, अपमानित किया, प्रताड़ित किया। इस रंगो बापूजी गुप्ते वही रंगो बापूजी गुप्ते है जिनके पुरखे शिवाजी महाराज के साथ निष्ठावान थे, और यही रंगो बापूजी गुप्ते थे जो उस समय का विद्यमान राजा के साथ वफादार थे। वहां इसके अंदर लिखा हुआ है कि राजा जब उधर परेशान था, अपने भाई के शव को देखकर रो रहा था, अपनी भाभी की पीड़ा को देख रहा था, महसूस कर रहा था, उसी समय सातारा में नगाड़े बजाए जा रहे थे, फटाके बजाए जा रहे थे, और नया राजा नियुक्त किया जा रहा था। और वो राजा कोई अच्छा राजा होना चाहिए। तो राजा कौन था? राजा का ही भाई अप्पा साहेब भोसले, जिसको बाद में शाहजी भोसले ये नाम दिया गया, और वो ब्राह्मणों के साथ मिला हुआ था और अपने भाई को खदेड़ने में ब्राह्मणों की मदद कर रहा था। अब हमको पता चल रहा है कि क्यों नहीं बोल रहा है कोई वारिस, क्यों नहीं बोल रहा है ये झूठ है। अब हमें पता चल रहा है कोई वारिस ये बोलता नहीं है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के वारिस कहने वाले हो, चाहे वो भोसले घराने के वारिस कहने वाले हो। वारिस वो होता है जो ब्राह्मणों से लड़ता है, वारिस वो होता है ब्राह्मणों को चुनौती देता है और अपने समाज को मुक्त करने का काम करता है। बाबा साहब अम्बेडकर के वारिस ने कहा कि अम्बेडकरी चळवळ संपली है, और इसको कैसे हम मान्य कर सकते? इसको हम मान्य नहीं कर सकते। साथियों, सातारा के राजा को बंदिश कर दिया गया और 20/15 की जगह में उसको कैद रखा। मैं कई वारिसों को मिला हूं, जो विद्यमान वारिस है उनको मिला, मैं शोध कर रहा था और मैंने उनको पूछा, विनम्रता से पूछा कि हम लोग उस महान राजा को मेमोराइज कर रहे हैं, तो हमें आप ये बताइए कि उस राजा की सन 1848 में मौत हुई तो उसकी समाधि बनारस में कहाँ पर है, हमें बताइए। वहाँ हमारे लोग हैं, ढूंढ लेंगे। तो आने वाले समय में जैसे हम 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में इकट्ठा होते हैं, तो भविष्य में हम प्रताप सिंह भोसले महाराज का स्मृति दिन बनारस में सेलिब्रेट करेंगे। जिस राजा ने सरेंडर नहीं हुआ, जो राजा लड़ता रहा, उस राजा को, उनके खानदान को हमने पूछा,
विनम्रता से पूछा, हमें उधर से जवाब मिला, आम्हाला पण माहित नाही, तुम्हाला माहिती झाल्यावर आम्हाला कळवा। साथियों, उन्होंने कहा हमें पता नहीं है, आपको मालूम होगा तो हमें भी बताओ। तो हमने उन लोगों को कहा जरूर बताएंगे, मगर शर्त है 1 जनवरी को अभिवादन करने के लिए आप भी हमारे साथ चलो, क्योंकि आपका राजा हमारा भी राजा है और हम आप जिस खानदान से है उस राजा को मेमोराइज कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके वैचारिक वारिस हैं। उस राजा के हम वैचारिक वारिस हैं, इसलिए उस राजा को हम याद कर रहे हैं। तो साथियों, उस राजा की इतनी दुर्गति हुई, वो राजा वहां लड़ता रहा और अपने लोगों को लंदन में भेजा और लंदन में दीर्घकाल रंगो बापूजी गुप्ते ने लड़ाई लड़ी। हाउस ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ कॉमन्स में रंगो बापूजी गुप्ते को सुना गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट में साथियों केस चला, मगर उसके जो डायरेक्टर्स थे वो ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहते थे। आखिर में राजा के खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, मगर राजा को दोषी घोषित करके सातारा राजगद्दी से पदच्युत किया। जो उसका सगा भाई था 1847 में मर गया और उसके बाद वो राज्य खालसा कर दिया गया और 1848 में राजा उधर मर गया और 1 जनवरी 1848 को महात्मा ज्योतिबा फुले ने यही भीमा कोरेगांव से प्रेरणा लेकर पूना में स्कूल शुरू किया। और स्कूल किसका शुरू किया? अछूतों का शुरू किया। यहाँ कौन लड़े? शूद्र भी लड़े और अति शूद्र भी लड़े। इस मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रबोधनकार ठाकरे ये बहुत नाराज हो गए कि जब कोल्हापुर के शाहूजी महाराज को परेशान किया गया और प्रबोधनकार ठाकरे बहुत बेचैन हुए और शाहू महाराज के चले जाने के बाद वो बार बार वही जाते थे सातारा में और सातारा के राजवाड़े के सामने वो प्रताप सिंह भोसले महाराज के साथ क्या होता था उन्होंने ये बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इन ब्राह्मणों ने स्वराज्य की हत्या की है। इस मौके पर मैं बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी को स्वराज्य फिर से हमारे हाथ में आया और प्रताप सिंह भोसले महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के राजगद्दी का वारिस बना। और प्रबोधनकार ठाकरे कहते हैं, वही जाकर सातारा में जाकर कहते हैं और इतने गुस्से में आकर कहते थे, 1-2 भोसले राजा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी भोसले राजा ब्राह्मणों को तो धन ही लुटाते थे। वही जाकर उन्होंने प्रबोधनकार ठाकरे ने उधर जाकर कहा और उन्होंने उधर जाकर कहा कि नातू पेशवा ने स्वराज्य को उसकी चोटी से बांधकर मार डाला, स्वराज्य की हत्या की है। साथियों, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं कि बाद में 1857 में जो गदर हुआ, उस गदर में कई लोग भागकर चले गए। अभी तक ये बात सही बताई नहीं जा रही है, तात्या टोपे मरा था, भाग गया था या फांसी पर चढ़ाया गया, नाना साहेब पेशवा भाग गया था या फांसी पर चढ़ाया गया। सभी लोग कहते हैं फांसी पर चढ़ाया गया। हाल ही में मैंने एक ब्राह्मण का किताब पढ़ा, वो उसने 1857 के ऊपर लिखा हुआ है और ब्रिटिश रिकॉर्ड के आधार पर लिखा हुआ है, नाना साहेब पेशवा को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था और उसने अपने परिवार को नेपाल में शिफ्ट किया था और साधु का भेष पहनकर मुस्लिम साधु की तरह लगे, इसलिए अरब भी गया और अरब से इधर उधर भागता रहा। पूना में एक तामनकर नामक एक ब्राह्मण है और तिलक का एक सह्याद्री नामक अखबार है,
1991 में तामनकर ने लिखा, नाना साहेब पेशवा मरा नहीं था, वो भागकर इधर शिरडी में आया था और वो शिरडी के साईं बाबा के तौर पर रहता है। मैं ये संदर्भ के साथ आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिटिश लोगों ने 1857 का गदर विफल होने के बाद नाना साहेब पेशवा को ब्रिटिश लोगों ने ऑफर दिया, तुम्हें सारे खून माफ कर दिए जाते हैं, तुमने जो हिंसा की है तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह बख्शा जाता है, तुम सरेंडर हो जाओ। तब नाना पेशवा का खत मेरे अभी हाल ही में पढ़ने में आया। नाना पेशवा कहता है, मुझ पर, आप लोगों पर मुझे यकीन नहीं है, आप जब तक मुझे रानी का मोहर और रानी के खुद के हस्ताक्षर का खत मेरे सामने लाते नहीं हो, तब तक मैं आप लोगों पर यकीन नहीं करता हूं। और मेरी इच्छा यही है कि ब्रिटिश सरकार और ब्राह्मण सुलह कर ले और हमारे लिए कोई करारनामा कर ले। वही करारनामा है रानी का डिक्लेरेशन, वही करार है। और जो करार है, जिस करार के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं, वो करार के बारे में एक जानकारी मिली, बहुत चौंकाने वाली जानकारी मिली कि उस करार में ये लिखा हुआ था कि अंग्रेज लोग ब्राह्मणों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब जब मामला ब्राह्मणों के खिलाफ बढ़ता गया, तब ब्राह्मण अंग्रेजों को यही चिल्लाते थे कि आप हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप न करो। ऐसा आपने डिक्लेरेशन दिया है। ये बात तिलक को तब याद आई जब राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोला। तब स्कूल प्रगति होने लगी, शूद्र अतिशूद्र पढ़ने लगे। तब तिलक ने 2 अखबार निकाले थे। एक अखबार जो मराठी में था उसका नाम केसरी था, अंग्रेजी में अखबार निकाला उसका नाम द मराठा था। और मराठा का एक अंक है जिसकी तारीख है 26 मार्च 1882। बाल गंगाधर तिलक ने उसके ऊपर एक लेख लिखा, पेज नंबर 5 और 6 के ऊपर एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक है एडमिशन ऑफ महार्स, एडमिशंस महार्स बॉयज इनटू गवर्नमेंट स्कूल। एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में ये तिलक ने ये बात लिखी। उस बात को मैं यहाँ उजागर करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग आजकल बीजेपी सरकार तिलक को भारत रत्न, सावरकर को भारत रत्न देने के लिए आग्रही है, तो ये उचित जगह है। आतंकवादी तिलक को नेकेड करने के लिए ये उचित जगह है। बाल गंगाधर तिलक ने एडमिशन ऑफ महार्स बॉयज इनटू गवर्नमेंट स्कूल इस लेख में लिखा, महारानी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके अनुसार अछूतों के बच्चों को पढ़ाना समर्थनीय नहीं था, लेकिन फिर भी महारानी ने अपनी लिखित घोषणा पत्र में ब्राह्मणों को यह आश्वासन दिया था कि ब्रिटिश सरकार ब्राह्मणों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार अछूतों के बच्चों को शिक्षा देकर महारानी के घोषणा पत्र का सीधा उल्लंघन कर रही है। इस तिलक को शाहू छत्रपति महाराज, जो कोल्हापुर के गद्दी के वारिस थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस थे और प्रताप सिंह महाराज की तरह ही लड़ाकू थे, उन्होंने तिलक को कभी भी लोकमान्य नहीं कहा, तिलक को भटमान्य कहा, तिलक को आतंकवादी कहा। और असली लोकमान्य अगर कोई है तो भीमराव रामजी अंबेडकर अर्थात बाबा साहब अंबेडकर, ये असली लोकमान्य है और यही उसके हकदार है। शाहू छत्रपति महाराज ने, हमारे महापुरुष को दी गई उपाधि है। साथियों, मैं एक आखिरी संदर्भ यहां बताकर इस बात को खत्म करना चाहता हूं, और वो संदर्भ यहां विषय के तौर पर रखा हुआ है
कि जो मराठा भिड़े एक बोटे के जाल में फंस गए, जिन मराठाओं ने गलत बात को सही माना, वेरीफाई नहीं किया, अरे कम से कम छत्रपति शिवाजी महाराज का वारिस छत्रपति शाहू छत्रपति महाराज को तो मानते, हमको ना मानते कोई बात नहीं, मगर कम से कम शाहू छत्रपति महाराज को तो मानते। शाहू छत्रपति महाराज कहाँ गए? नासिक गए, ब्राह्मणों का गढ़ नासिक गए, और नासिक में जाकर पहले कहाँ गए? एक अछूतों के बस्ती में गए। अछूतों के बस्ती में जाकर शाहू महाराज ने मंच पर ही कहा, अरे तुम अछूत लोगों ने मुझे तो बुलाया तो है, मगर मैं इतना सफर करके आया हूँ, मुझे पानी भी नहीं पिलाओगे? महाराज ने नाटक करके कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। पाजर नाम का कोई गांव है नासिक के बगल में, वहां महाराज ने अछूत लोगों के लोटे से पानी लिया और उनके हाथों से पानी प्राशन किया। पहला व्यवहार उन्होंने अछूतों के समक्ष जाकर ये व्यवहार किया। बाद में उन्होंने एक हॉस्टल खोला और नासिक में इस बात की घोषणा की, मराठा लोगों आंख खोलो और तिलक के होम रूल को समर्थन मत दो। तिलक जो होम रूल कह रहा है, स्वराज्य कह रहा है, ये पेशवाई है, इसके जाल में मत फंसो। ये पेशवाई कितनी गंदी थी, अछूतों के गले में हांडी बांधा जाता था, पीछे झाड़ू बांधा जाता था। अच्छा हुआ उन नेक लोगों ने, 500 लोगों ने पेशवा राज को खत्म किया। उन लोगों के हमें ऋणी रहने चाहिए। जो मराठा लोग आज वर्तमान में भिड़े एक बोटे को इतिहासकार मान रहे, भिड़े एक बोटे आतंकवादी है, भिड़े एक बोटे का संभाजी महाराज के समाधि पर कोई अधिकार नहीं है। क्या भिड़े एक बोटे छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस है? क्या भिड़े एक बोटे जाति से मराठा है? उनका उस संभाजी महाराज के समाधि पर कब्जा करने का क्या औचित्य है? ये बात हमने पुरातत्व विभाग को लिखित में पूछा कि उसके मालिक कौन है, एक बोटे है, भिड़े है? तो उन्होंने जवाब दिया, उसके मालिक महाराष्ट्र सरकार है, हम हैं। साथियों, भीमा कोरेगांव का फसाद भिड़े एक बोटे ने तो किया है, मगर ये भविष्य में भी ये कर सकते हैं। अगर भविष्य में ऐसे फसाद नहीं होने देना है तो छत्रपति संभाजी महाराज का स्मारक स्थल, जो पुरातत्व विभाग उसका मालिक है, उसके कब्जे में रहना चाहिए। नहीं तो हम उसके मालिक बनकर उसको सही ढंग से संभाल सकते हैं, मगर महाराष्ट्र सरकार कागज पर उसके मालिक है और एक बोटे को उधर सांप की तरह उधर बिठाया है। इसीलिए पहले महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि मिलिंद एक बोटे के पिछवाड़े पर लात मारे और वहां समाधि स्थल से आउट करे। भविष्य का खतरा देखते हुए यह करना जरूरी है। साथियों, शाहू छत्रपति महाराज को अपने बारे में होने वाला धोखे का अंदाज हो गया और शाहू महाराज ने, जैसे प्रताप सिंह भोसले महाराज ने कायस्थ लोगों को लंदन में भेजा, उसी तरह शाहू छत्रपति महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बॉम्बे से ढूंढ निकाला। वहां स्वयं गए और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाई के नाम पर लंदन भेजा। पढ़ाई मकसद नहीं था, ब्रिटिश लोग ब्राह्मण एक हो रहे थे और ब्रिटिश और ब्राह्मण एक होंगे तो हम लोग आपके और ब्राह्मणों के खिलाफ 2 मोर्चे खोलेंगे। ये बताने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को लंदन में भेजा था और शाहू छत्रपति महाराज की रणनीति कामयाब हो रही थी। इसके पहले ही ब्राह्मणों ने शाहू छत्रपति महाराज, जो कोल्हापुर के शिवाजी महाराज के वंशज थे, उनको धोखे से मार दिया। उस शाहू महाराज का और इस प्रताप सिंह भोसले महाराज का हमारे मूवमेंट के ऊपर, हमारा मूवमेंट की आधारशिला है। भोसले घराने के ये जो 2 छत्रपति है, ये हमारे आंदोलन की आधारशिला है। और इस मौके पर मैं संगठन की ओर से केवल यही घोषित करना चाहता हूं कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो रिकॉर्ड हमारे पास आए हैं, अब इसको हम पब्लिक रिकॉर्ड जल्द ही करने वाले हैं।
प्रताप सिंह भोसले महाराज निरपराध थे और उनको मारने वाले जो ब्राह्मण थे उनका असली चरित्र बहुजन समाज के लाने की जिम्मेदारी हम उठाकर इस रिकॉर्ड को हम प्रकाशित करेंगे। और उनके वारिस, विद्यमान वारिस साथ में आते धन्यवाद, नहीं आते तो कोई बात नहीं। हम इन छत्रपति के वैचारिक वारिस है, इस लड़ाई को हम आगे चलाएंगे। यही और महाराष्ट्र के सभी जिलों में, सभी तहसीलों में छत्रपति क्रांति सेना भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा छत्रपति प्रताप सिंह भोसले महाराज के साथ जिन पेशवा ब्राह्मणों ने जो गद्दारी की, स्वराज्य की हत्या की, इसका पर्दाफाश भी साल भर अभियान लगाकर करेंगे। ताकि आज तो इसका औचित्य है ही, मगर एक कार्यक्रम से नहीं होगा, बल्कि लोगों को जगाना होगा और मराठा लोगों को, बहुजन लोगों को इन नई ईवीएम के द्वारा पैदा की गई पेशवाई को खत्म करने के लिए जोड़ना होगा। यही बात कहकर मेरी बात को मैं यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार। जोहार। जय मूल निवास।